हाय फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था अधिशोषण के ऊपर दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव में हमने जो लास्ट ग्राफ बनाया था अधिशोषण समतापी वक्र, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अधिशोषण समतापी वक्र में हमने बताया था थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं इसे दोबारा से, और लास्ट जो टॉपिक था उसे रिवाइज भी कर लेते हैं। x/m और PS के बीच में हमने ग्राफ खींचा था। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया था इसमें बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अधिशोषण की घटना जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वे गैसें जो प्रेशर बढ़ाने पर आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं या द्रवित हो जाती हैं तो वो आसानी से अधिशोषण भी प्रदर्शित करती हैं। लास्ट जो ग्राफ बनाया था हमने वो ये बनाया था, यानी कि हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है और जो संतृप्त दाब पर बढ़कर अधिकतम हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पर जाकर ये अधिकतम हो जाएगी। और ये बात भी डिस्कस की थी कि इस प्रेशर के बाद यदि कितना भी प्रेशर उस गैस पर बढ़ा दिया जाए लेकिन अधिशोषण की जो दर है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी जो अधिशोषक की सतह है उस पर जो हमने मुक्त संयोजकताएं या फ्री वैलेंसी जो बताई थी वो फिक्स है। अगर वो फिल हो गई एक बार अधिशोषण के बाद में तो फिर उसके बाद में अधिशोषण की जो घटना है वो कम होने लग जाएगी या एकदम कांस्टेंट हो जाएगी। इसी चीज को गणितीय रूप में दिखाने के लिए एक वैज्ञानिक आया फ्रेंडलिक, और इसने इस पूरे जो ग्राफ है इसे गणितीय रूप से सिद्ध किया। तो ठीक है, हम टॉपिक डाल लेते हैं नया, फ्रेंडलिक समतापी वक्र। यही ग्राफ है लेकिन इसको गणितीय रूप में दिखाना है हमें। तो इसने क्या किया, ये जो ग्राफ बनाया था x/m और p के मध्य में, तो इसने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, फिर ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो लो प्रेशर पर वर्क करता है, जो सेकंड पार्ट है वो मॉडरेट या मध्यम दाब पर वर्क करेगा, और जो तीसरा पार्ट है ये हाई प्रेशर पर वर्क करेगा। और इन तीनों की कंडीशन क्या है उसे हम सेपरेटली नोट करेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन थी फ्रेंडलिक समतापी वक्र की वो थी हमारी निम्न दाब पर, निम्न दाब पर। तो निम्न दाब की क्या कंडीशन होगी? तो ये जो ग्राफ है यदि हम इसे केवल निम्न दाब पर इस वाली कंडीशन पर देखें तो हमें ये ग्राफ किस टाइप का दिखाई दे रहा है? हमें ये जो ग्राफ है वो कुछ सीधी लाइन के रूप में नजर आ रहा है यहाँ पर। ये देखो इस जगह पर, यानी कि यहाँ पर अगर प्रेशर का मान बढ़ाया जाए तो x/m की जो दर है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे अधिशोषण की जो दर है वो बढ़ती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? तो फ्रेंडलिक ने इस चीज को गणितीय रूप में दिखाने के लिए, क्योंकि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है, तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और जब x/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया और एक नया कांस्टेंट क्रिएट किया तो हमारे पास वैल्यू आई ये, ठीक है। और यहाँ जो k वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरीके से अब सेकंड कंडीशन पर ले लेते हैं। सेकंड से पहले हम हाई प्रेशर को पहले नोट कर लेते हैं। इसमें हाई प्रेशर पर क्या हुआ कि हमें पता है कि जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर हाई प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाता जाएगा उसके तो हमारी जो अधिशोषण की दर है वो फिक्स रहेगी, मतलब ना बढ़ेगी और ना घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ हाई प्रेशर पर? तो लिख लेते हैं उच्च दाब पर। और उच्च दाब पर x/m का जो मान है वो प्रेशर से प्रभावित नहीं होगा, यानी कि प्रेशर कितना ही बढ़ाया जाए अधिशोषण की दर जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी p की पावर 0। तो हमारे पास जो समीकरण आई वो x/m और x/m इक्वल टू p की पावर 0 यानी कि k, ये प्राप्त हुई हमारे पास में। थर्ड जो पॉइंट था हमारा जिसे हम मध्यम दाब पर क्रिएट कर रहे हैं, इस पोजीशन को देखते हैं। इसके लिए इसने कंडीशन बताई कि यहां पर जो ग्राफ है थोड़ा सा वेरी कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा कर्व ले रहा है इस जगह पर। तो इस चीज को बताने के लिए इसने बताया कि अधिशोषण की जो मात्रा है x/m वो p की घात 1/n के प्रोपोर्शनल होगी, और जैसे जैसे p की 1/n चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर जो ग्राफ है वो भी अपना कर्व लेता जाएगा। तो इसने बताया कि जो 1/n की जो वैल्यू होती है वो 0 से अधिक और लगभग 1 के इक्वल पाई जाती है, यहां तक 1/n की जो वैल्यू थी, ठीक है। अब हमारे पास में इस चीज को पूरा ओवरऑल कांस्टेंट करने बताने के लिए जो समीकरण था, जैसे हमारे पास में x/m, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n, और हमारे पास में लास्ट समीकरण ये प्राप्त हुई। यदि समीकरण को हम लॉग लें, लॉग लेने पर तो फिर क्या होगा?
log x बाई एम, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू log k और प्लस 1 बाई एन log p। जो लास्ट हमारे पास समीकरण आई वो इस रूप में आई, ठीक है। वापस से दिखा देता हूँ इसे किस तरीके से सॉल्व किया है कि x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एम। हम जानते हैं कि लॉग लेने के कुछ रूल्स हैं, वैसे तो ये इस जगह पर ठीक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि लॉग फिक्स फॉर्मूले हैं, लॉग से m बाई एन का यदि हम लॉग लें तो log m माइनस log n। इसी तरीके से log m इंटू n का यदि लॉग लें तो हमारे पास आता है log m प्लस log n, ठीक है। ये चेंज कर लेते हैं। और इसी तरीके से थर्ड अगर इक्वेशन देखें हम इसमें log की में, तो log m की पावर n का यदि log लें तो log n log m। तो जो लास्ट हमने जो log में हमने जो फॉर्मूला यूज किया है log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m, और हमारा जो लास्ट समीकरण प्राप्त हुआ log के रूप में वो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p, ठीक है। ये वाली जो समीकरण है इसे ही फ्रेंडलिक समतापी समीकरण कहा जाता है। ये फ्रेंडलिक समतापी समीकरण है और यहाँ पर इस फ्रेंडलिक ने log x बाई एम और log p के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो हम जानते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए किस तरह की कंडीशंस लेने पड़ते हैं कि इसे हमने y पढ़ लिया और इसे हमने x पढ़ लिया। यहाँ पर जो इस वैल्यू के सापेक्ष जो वैल्यू है वो है हमारा m और ये है हमारी फिक्स वैल्यू c। तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के अकॉर्डिंग यदि हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, y और x के बीच में, तो y क्या है यहाँ पर log x बाई एम, x क्या है यहाँ पर log p। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ करेंगे तो हमारा ये जो अंतःखंड है वो है हमारा c यानी कि log k, और यहाँ से log x बाई एम log p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में इस टाइप से आएगा। ये रहा हमारा। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट हुआ वो किस तरीके से प्लॉट हुआ, log x बाई एम log p के बीच में, और ये हमारा अंतःखंड है log k, और हमारी जो वक्र की ढाल है यानी कि m या प्रवणता जिसे हम m से भी डिनोट करते हैं, और tan थीटा यानी log tan का मतलब क्या है लंब अपॉन आधार, और लंब हमारा क्या है log x बाई एम और आधार क्या है log p। तो यदि हम इसे सॉल्व करें log x बाई एम और log p तो हमारे पास जो वैल्यू आती है निकल करके वो आती है 1 बाई n यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि इस पूरे ग्राफ में हमारी जो वक्र ढाल या प्रवणता है वो किसके बराबर पाई जाएगी, 1 बाई n के अकॉर्डिंग पाई जाएगी, और इसी पूरे ग्राफ को फ्रेंडलिक समतापी वक्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि किस तरीके से प्रेशर को वेरी करने पर हमारे अधिशोषण की जो घटना है वो किस तरीके से चेंज होती है। यानी कि अगर फटाफट रिवाइज करें हम तो बता सकते हैं कि नॉर्मली प्रेशर बढ़ाने पर अधिशोषण की दर बढ़ेगी, लेकिन कम प्रेशर, मध्यम प्रेशर और उच्च दाब पर किस तरीके से ये वेरी होगा। हाई प्रेशर पर फ्री वैलेंसी कम होने की वजह से कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन लो प्रेशर पर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर को वैसे वैसे अधिशोषण की दर या x बाई एम का मान बढ़ता जाएगा। इस पूरे समीकरण को फ्रेंडलिक ने विलियन प्रावस्था में भी बताया, और उसमें केवल log p की जगह पर log c टर्म यूज ली। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो विलयन से भी हो सकती है, और ठोस अधिशोषक विलयन में से विलय को अन्य विलायक की अपेक्षा अधिक अधिशोषित कर सकते हैं। यानी कि यदि एक एग्जाम्पल लें हम, जैसे कि चारकोल का, और उसे हमने किसी शुगर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो वो जो शुगर सॉल्यूशन है, जो अशुद्ध शुगर सॉल्यूशन है जिसका कलर शो हो रहा है, तो वो उसका कलर उड़ा देता है बिल्कुल। और इसका मतलब क्या है, उसने किस चीज को एब्जॉर्व किया होगा। यानी कि जो चारकोल थी उसने जो अशुद्ध शुगर सॉल्यूशन था उसमें जो रंजक मिला हुआ था उसको अधिशोषण कर लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि नियत ताप पर अगर हम इस समीकरण के लिए कंडीशन देखें तो यही समीकरण हमें वापस प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन के लिए किस टाइप से प्राप्त होगी, log x बाई एम log k प्लस 1 बाई n log c सॉल्यूशंस में, यानी p की जगह पर क्या आ गया, c, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम प्रेशर वेरी कर रहे थे और यहाँ पर c को वेरी करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंडलिक समतापी वक्र।
अब इस अधिशोषण, क्योंकि हमने अवशोषण अधिशोषण की घटनाएं जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं, तो अब हमारे इससे रेस्पेक्ट में जो एग्जाम्पल बनते हैं या इसकी एप्लीकेशन जो बनती है, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा कि इस एडजॉर्प्शन की जो घटना है इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम या यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम ले सकते हैं गैस मास्क में। गैस मास्क के मतलब किस तरीके से, जैसे कि ये जो कोयल्स या कोयले की जो कारखाने होते हैं वहाँ पर जो मजदूर होते हैं वो उन्हें मास्क दिया जाता है। अब वो जो मास्क है क्योंकि पूरे उसमें चारकोल, क्या नाम है, कोयले, बहुत सारी गैसें निकल रही हैं उस कोयले के कारखानों में, तो सक्रिय चारकोल जो होता है वो गैस मास्क में जो जहरीली गैसें होती हैं उन्हें अधिशोषित कर लेता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि गैस मास्क में सक्रिय चारकोल को यूज़ किया जाता है, और ये जो सक्रिय चारकोल होता है ये जो जहरीली गैसें होती हैं, जहरीली गैसें कौन कौन सी हो सकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, इनको अधिशोषित करता है। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में क्रिएट होता है कि सर इन्हीं को करता है, बहुत सारी गैसें होती हैं उनको क्यों नहीं करता है। तो हमने बता रखा है कि जैसे कि मैं बताऊं, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है या क्रांतिक ताप जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है, जबकि ये जो COCH4 है इनका अधिक पाया जाता है। और हमने क्या कहा था, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गैसों को लिक्विफाई होने में या अधिशोषित होने में मदद मिलेगी और वो आसानी से अधिशोषित हो जाएंगी। लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्रांतिक ताप बहुत कम होने के कारण इनके अधिशोषण की जो घटना है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और इस वजह से ये गैसें जो हैं सक्रिय चारकोल से बना हुआ जो मास्क है उसमें अधिशोषित नहीं हो पाती हैं, यानी कि COCH4 आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने बताया कि जो तुम्हारा चारकोल था उसे हमने शुगर सॉल्यूशन में डाला था तो उसने उसका रंग उड़ा दिया था, तो इस फैक्ट को हम कहाँ काम में ले सकते हैं, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में से यूज ले सकते हैं। यानी कि फिटकरी का उपयोग करके हम रंगाई में यूज कर सकते हैं और ये जो रंजक है उनके कणों को अधिशोषित करने में काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा हमने थर्ड एग्जांपल देख रखा है सिलिका जेल का, और सिलिका जेल क्या करता है, जो वायुमंडल में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल के या वेपर है उसको अधिशोषित करने का काम करता है सिलिका जेल। नॉर्मली देख भी रखा होगा, घर में कोई नया सामान लाते हैं तो उसके साथ में सिलिका जेल का एक पैकेट आता है, वो इसीलिए डाला जाता है कि उस जो भी नई चीज़ है उसमें नमी ना रहे, क्योंकि ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा और देखें हम तो हो सकता है हमारा फोर्थ एग्जांपल उत्प्रेरण में, जो भी हमारा टॉपिक भी रहेगा आज का, उत्प्रेरण में जैसे कैसे कि हमें पता है कि उत्प्रेरक की जो पूरी ओवरऑल जो परिघटना है उसका जो मेन फैक्ट है वो भी अधिशोषण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। जैसे हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए अभी इसे पेंडिंग में डालते हैं। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं वर्णलेखिकी या क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में जैसे हमने एक ब्यूरेट जैसा स्तंभ लिया और हमने उसमें कुछ कुल मिलाकर के किसी विलयन में से विलय और विलायक को या किसी मिश्रण में से सेपरेट पार्टों को अलग करने के लिए हम इस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं। जिसकी भी अधिशोषण की क्षमता ज़्यादा होगी उस विलायक को इस स्तंभ में यूज़ करके और उसके सापेक्ष हम अलग अलग जो मिश्रण है उसमें से अलग अलग पार्ट जो हैं उनको पृथक किया जा सकता है। यही घटना क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ये अलग से डिटेल से देखेंगे, फिलहाल केवल हम इसके एप्लीकेशंस के नाम लिख रहे हैं। अब हमारा जो अगला पार्ट रहेगा वो रहेगा उत्प्रेरण से संबंधित। ठीक है, उत्प्रेरण ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है और काफ़ी सारे चैप्टर्स में बताया भी जा चुका है इसके बारे में। तो उत्प्रेरण के बारे में देखते हैं। उत्प्रेरण को सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो था वर्जिलियस ने, और इसी ने बताया कि बाह्य पदार्थों की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया में वेग परिवर्तन जो होता है वो उसका जो रीजन है वो है उत्प्रेरण की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो बाह्य मटेरियल है या वो है हमारा जो अभिक्रिया के वेग को चेंज करेगा। चेंज करने का मतलब उसे बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यहाँ केवल हमेशा बढ़ाने की बात नहीं होगी, उत्प्रेरक का जो काम होगा वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी जा सकता है, यानी कि उसे चेंज करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मली पोटेशियम क्लोराइड जो होता है अगर इसका अपघटन कराया जाए तो ये हाई टेम्परेचर पर जाकर के अपघटित होता है। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया को हम किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में करवाएं तो यही घटना जो है वो कम टेम्परेचर पर भी संपन्न हो जाती है। जैसे कि मैंने ले लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड और तब इस घटना को करवाया तो
ये जो अपघटन है वो 338 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो दर थी वो कम टेम्परेचर पर भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि पहले जो घटना 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट हो रही थी वो अब 338 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मतलब इस मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या किया है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम किया है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ये अपने स्वयं के द्रव्यमान और इनका खुद का संगठन ये अप्रभावित बना रहता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें अगर कोई बाह्य पदार्थ ऐसा जो स्वयं के द्रव्यमान और संगठन को बिना प्रभावित किए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक की कंडीशन हो गई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। फर्स्ट हो गया हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। अब आइडिया लगने लग गया होगा, हमने बताया कि परिवर्तित कर देता है और परिवर्तित करने का अर्थ है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक एग्जांपल नोट करते हैं और थोड़ा इसको समझते भी हैं धनात्मक उत्प्रेरक किस तरीके से वर्क करता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, अगर इसे अपघटित किया जाए, ठीक है, इसे अपघटित किया जाए H2+ के रूप में ये अपघटित हो जाता है। तो ये जो है इसे अपघटित होने के लिए जैसे कि एक टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, पढ़ भी रखा है ऑलरेडी। वो क्या है कि किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपघटित होने के लिए लगभग 76 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है अभिक्रिया को स्टार्ट करने में और इसको कंप्लीट होने के लिए। लेकिन जैसे ही इस अभिक्रिया को हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कंप्लीट कराते हैं, तब अभिक्रिया के लिए जितनी सक्रियण ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो केवल 57 किलो जूल पर मोल ही पाई जाती है। यानी कि कम एनर्जी की ही आवश्यकता पड़ती है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया हमारा ऊर्जा और ये अभिक्रिया की प्रोसेस को दिखा रहा है कि अभिक्रिया किस तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो सक्रियण ऊर्जा किस तरीके से बताएगी कि मान लो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ बन रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, और ये है हमारा ई, एक्टिवेशन एनर्जी का EA। ठीक है, यानी कि पहले जब अपघटन करा रहे थे तो हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए, इतनी ज़्यादा, ये पूरा ये जो हमारा माउंटेन हेड है इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही थी। हम कह सकते हैं बिना उत्प्रेरक के अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी 76। लेकिन जैसे ही हमने प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में लिया तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो घट करके 57 हो गई, यानी कि ये हो गई हमारी ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो हम क्या कह सकते हैं कि कैटलिस्ट या उत्प्रेरक ने क्या वर्क किया है कि इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं उत्प्रेरक का कार्य क्या हो गया, सक्रियण किसी भी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ये इसका मेन फंक्शन है कि उत्प्रेरक करता क्या है जिसकी वजह से अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाती है या स्लो हो जाती है। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा, अगर उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है तो अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और यदि उत्प्रेरक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है तो अभिक्रिया फिर स्लो कंप्लीट होती है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हमारा सेकंड टॉपिक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। समझ में आ गया, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा, अभिक्रिया वेग को घटाते हैं। ठीक है, जैसे
हमने अभी प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया को इजीली 57 किलो जूल मोल एक्टिवेशन एनर्जी पर ही कंप्लीट कर लिया। लेकिन यदि इसी अभिक्रिया को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराया जाए तो ये अभिक्रिया बहुत मुश्किल से कंप्लीट होती है और अभिक्रिया जो है वो पहले की बजाय और भी अधिक टाइम लेगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हो गए हमारे धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के, यानी कि यदि अभी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे थर्ड टाइप आती है, वो आती है स्वतः उत्प्रेरक की, ऑटो कैटलिस्ट भी बोलते हैं जैसे। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक मतलब क्या है कि एक अभिक्रिया जो स्टार्टिंग में तो स्लो कंप्लीट हो रही है और इसमें किसी बाह्य पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, लेकिन अभिक्रिया में ही एक ऐसा उत्पाद क्रिएट होता है जो आगे जाकर के उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया में एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक का कार्य करे, यानी कि अभिक्रिया में बना उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इन्हें स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एस्टर का जल अपघटन एग्जांपल है फेमस, जैसे एस्टर CH3। ठीक है, और ठीक है, दोनों ही अध्रुवीय हैं, इस वजह से अभिक्रिया स्लो कंप्लीट होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, और टाइम लेने की वजह से लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल के रूप में प्राप्त होगा। फर्स्ट बार अभिक्रिया बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लैब में करते रहते हैं, जैसे एस्टर में पानी को मिलाओ, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, बहुत लंबे टाइम में जाकर के कंप्लीट होती है, लेकिन लास्ट में जब एसिटिक एसिड और अल्कोहल बन जाते हैं, अब इसके बाद जब भी अभिक्रिया होगी वो फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड से प्राप्त होने वाला जो H+ आयन है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और अब की बार जब भी हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो अभिक्रिया बहुत फास्ट होगी और हमें एसिटिक एसिड और C2H5OH बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि इस पूरी अभिक्रिया में एसिटिक एसिड जो है वो स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करेगा। क्यों? इसके द्वारा दिए जाने वाले H+ आयन जो है वो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कंप्लीट होता है हमारा स्वतः उत्प्रेरक। इसके बाद फोर्थ जो टाइप है वो है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि जैसे एक अभिक्रिया किसी की प्रेजेंस में जल्दी कंप्लीट हो रही है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया उसी की प्रेजेंस में बहुत ही स्लो कंप्लीट हो रही है, तो जब एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो वो जो अभिक्रिया है वो उस दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सोडियम सल्फाइड का Na2SO3। Na2SO3 जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के Na2SO4 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आसानी से अभिक्रिया कर लेगा कंप्लीट, लेकिन जब इसी अभिक्रिया को मैं सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में कंप्लीट कराता हूं Na3ASO3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया कंप्लीट ही नहीं होती है, ये अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है और अभिक्रिया कंप्लीट ही नहीं होती है। यानी कि ऑक्सीजन इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इस आर्सेनिक वाले जो आर्सेनाइट है इसे आसानी से अभिक्रिया को कंप्लीट नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाता है, ऐड करने का मतलब है मैंने यहाँ पर ले लिया Na2SO3 और साथ में Na3ASO3 और इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाया, तो ये जो अभिक्रिया है ये इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगी और इसे भी ऑक्सीडाइज कर देगी और हमारे पास एक उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे Na2SO4 और Na3ASO4, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो चुके हैं किसकी प्रेजेंस में? इस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में। तो ये जो है इस आर्सेनाइड के लिए किसका काम कर रहा है? ये प्रेरित उत्प्रेरक की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन बेस है, इसलिए इसे इस टाइप से मैंने बता दिया। इसके बाद तुम्हारी किसी भी रिएक्शन में, मतलब किसी रिएक्शन के अंदर यदि हम उत्प्रेरक का और क्लासिफिकेशन देखें तो इनकी प्रावस्था के आधार पर भी इन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि प्रावस्था के आधार पर। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं, समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनस।
अब ये क्या है, मान लो किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो तुम्हारा कैटलिस्ट है उनकी भौतिक अवस्था या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ऐसे उत्प्रेरक जो हैं या इस प्रकार का जो उत्प्रेरण है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, जैसे कि मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ, ये तुम्हारी सल्फाइड निर्माण की मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम में ली जाती है विधि, सीसा कक्ष विधि जो है। जैसे कि मैंने ले लिया SO2 प्लस हाफ O2 यूज लिया है और SO3 का निर्माण कर रहा हूँ। अब ये वाली जो अभिक्रिया है इसमें मैंने उत्प्रेरक की तरह काम में लिया है NO को। यहाँ पर जितनी भी हैं, चाहे रिएक्टेंट हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कैटलिस्ट हो, ये सभी गैसियस फॉर्म में हैं और सबकी भौतिक प्रवस्था यदि सेम होगी तो ऐसी अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित करेगी। ऐसी अभिक्रिया किसको प्रदर्शित करेगी? समांगी उत्प्रेरण को। ठीक है, एक और एग्जाम्पल नोट करते हैं इसमें, जैसे एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। ठीक है, और समझते हैं एस्टर CH3 अम्लीय जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में? H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एसिड के रूप में मान लो मैंने H2SO4 लिया है और ये C2H5OH, ऑल जो हैं वो सभी लिक्विड फॉर्म में हैं, यानी कि सभी की भौतिक अवस्था यदि सेम है तो ऐसी अभिक्रिया को समांगी उत्प्रेरण के रूप में दिखाया जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो एक बार, समांगी उत्प्रेरण मतलब सभी की भौतिक अवस्था सेम है, चाहे SO2 के NO की प्रेजेंस में SO3 का निर्माण हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी जो हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं किस रूप में दिखाई दे रही है? हमें सेम फॉर्म में दिखाई दे रही हैं और ये कहलाती हैं हमारी समांगी उत्प्रेरण के लिए। कुछ एग्जांपल्स और भी पढ़ सकते हैं, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन जैसे फॉर्मूला अगर हम देखें C/H/SO11 और H2O की प्रेजेंस में यदि उसका अपघटन करवाएं सॉरी H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें प्रतिशर्करा या इन्वर्ट शुगर के रूप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, जैसे C12H22O11 और H2O की प्रेजेंस में मैंने ले लिया H2SO4 या कोई भी एसिड ले लिया और इससे हमें C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों फॉर्मूला क्यों सेम है, एक में कीटोनिक और एक में एल्डिहाइडिक समूह है, वो J1 वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम, लेकिन सबकी जो भौतिक अवस्था है वो सभी में लिक्विड है। ठीक है, इसे मिश्रण को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो समांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि कंप्लीट हुई है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो ये किस तरीके से कंप्लीट होती है, इसे देखते हैं किस तरीके से होता। क्या है कि कोई दो रिएक्टेंट या हमने कोई रिएक्टेंट लिया, मान लो A, मैकेनिज्म देख रहे हैं समांगी उत्प्रेरण की। ठीक है, जैसे हमने कोई जैसे हमने कोई रिएक्टेंट लिया A और इसे कैटलिस्ट X की उपस्थिति में रखा हमने, तो ये यहाँ क्या होगा, ये जो A है ये X के साथ अभिक्रिया करके इंटरमीडिएट का निर्माण करता है और ये इंटरमीडिएट जो बनता है ये अस्थायी होता है, अस्थायी। अब ये जो AX है, जैसे A ने X के साथ AX, अब ये जो यहाँ पर जो AX बना हमारे पास में, ये संपर्क में आएगा दूसरे रिएक्टेंट B के में। यहाँ पर ये X जो अस्थायी के रूप में बना था, ये X तो रिमूव हो जाता है और ये B के साथ जुड़ करके प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि X जैसा स्टार्टिंग में लिया था वैसा के वैसे हमें लास्ट में प्राप्त हो गया, यानी कि इसका द्रव्यमान और संगठन जो है वो अपरिवर्तित है। और ऐसे पदार्थ जिसका द्रव्यमान और संगठन या अभिक्रिया में बिल्कुल अप्रभावित होते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है और हमारा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो चुका है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं A और X और इस B कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सीसा कक्ष विधि पढ़ी थी सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की, तो SO2 प्लस हाफ O2 जो है वो NO की प्रेजेंस में SO3 का निर्माण कर रहे थे। चलो इसी मैकेनिज्म देखते हैं एक बार किस तरीके से कंप्लीट हो रही है ये अभिक्रिया, ध्यान से देखना एक बार। जैसे कि मैंने क्या किया, ये जो हाफ O2 और NO है, तो हमने मान लिया कि ये जो हाफ O2 है ये हमारा A है और ये NO जो है हमारा X है, कैटलिस्ट को X के रूप में डिफाइन किया है। तो NO प्लस हाफ O2, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे समझा देता हूँ कि हमारा कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पर X, हाफ O2 क्या है A, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे NO2 का निर्माण, यानी ये कैसा है, इंटरमीडिएट है, कैसा, अस्थायी। ठीक है, अब ये जो NO2 बना हमारे पास में,
अब ये जो NO2 बना ये वर्क करेगा B के साथ में, NO2 और B क्या है हमारा SO2, ठीक है, ये हमारी B की तरफ वर्क करेगा, और सॉरी ये तो हमारा है AX और ये SO2 क्या है B की तरफ वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर NO2 से निकलने वाला जो X है वो तो रिमूव हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा SO3 प्लस NO, ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जांपल है ये हमें समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाता है। इसके अलावा और भी रिएक्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। विलियमसन सतत ईथरीकरण वाली अभिक्रिया है, उसमें जो ईथर का निर्माण होता है, जैसे मान लो क्या नाम है, अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में यदि गर्म किया जाए, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। और इसमें फर्स्ट स्टेप में हमें मध्यवर्ती में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और सेकंड स्टेप में हमें ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसे। ये तो था हमारा पूरा टॉपिक समांगी उत्प्रेरण का। सेकंड है विषमांगी उत्प्रेरण। अब नाम से ही पता लगने लग गया होगा विषमांगी उत्प्रेरण मतलब क्या है, यानी कि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या भौतिक अवस्था जो है हमारी डिफरेंट मिलेगी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की, ठीक है। तो समझ के देखते हैं इसे उदाहरण से। फर्स्ट है जैसे कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ये वनस्पति घी के निर्माण में काम में आती है अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, तेल क्या होते हैं, असंतृप्त एस्टर, यानी एस्टर में डबल बॉन्ड वाला पार्ट पाया जाएगा, CH2 डबल, चलो लिख लेते हैं, लंबी श्रृंखला वाले हैं वैसे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसे, ये है हमारा। और इसे हाइड्रोजनीकरण करवाया निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये वाला जो पार्ट है H2 से क्या नाम है अपचयित हो जाएगा और हमें संतृप्त एस्टर प्राप्त होंगे जिन्हें ही वनस्पति घी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो है तेल लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, निकल सॉलिड है और वनस्पति घी भी सॉलिड है, सबकी ही भौतिक अवस्था चेंज मिल रही है। सेकंड ले लेते हैं अमोनिया निर्माण की हेवर विधि। ये किस टाइप से, N2 प्लस 3H2 से 2NH3, ठीक है, Fe। देखो गैस सॉलिड और फिर गैस, यानी कि हमें सभी की भौतिक अवस्था चेंज मिल रही है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं समांगी उत्प्रेरण की विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, ठीक है। जैसे हमने समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा, मैकेनिकल की क्रियाविधि या उसका सिद्धांत कि ये किस तरीके से वर्क करता है। समांगी उत्प्रेरण में तो हमने किस तरीके से पढ़ा था कि A जो है वो X के साथ क्रिया करके एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण करेगा और फिर वो उस अस्थायी मध्यवर्ती में से कैटलिस्ट का पार्ट रिमूव हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण का सिद्धांत। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें बताता है इस चीज के बारे में कि आखिर अधिशोषण किस तरीके से कोरिलेट करता है उत्प्रेरक के साथ में। अभी तक हमने सिर्फ उत्प्रेरक की जो मेन थ्योरी पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि उत्प्रेरक का वर्क क्या है। उत्प्रेरक का वर्क है कि वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और वो मैंने ग्राफ से समझा भी दिया था कि किस तरीके से सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और हमारी अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये होता किस तरीके से, अगर बात करें हम तो उत्प्रेरक का जो मेन वर्क है वो रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड कराने का वर्क करता है, और वो जो सरफेस होती है वो एक ऐसा पाथ क्रिएट करती है जिसकी वजह से हमारी अभिक्रिया जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसके सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है और हमारी अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। समझते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने ए बी और सबस्ट्रेट कैटलिस्ट के रूप में एस को लिया। अब यहाँ क्या होगा कि ये ए और बी जो है और जो हमारा एस है ये आपस में एक संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, संक्रमण अवस्था को, इसमें ए बी और एस है। अब होगा क्या, इस एस की एस ने
इस S ने इस A और B को सरफेस प्रोवाइड करवाई है, जिसकी वजह से ये A और B इस कैटलिस्ट की सरफेस पर जाकर अधिशोषित हुए हैं, और अधिशोषित होने के पश्चात A और B ने आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लिया, प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में A, B और S जो हैं वो AB प्लस S के रूप में प्राप्त होंगे। फिर से समझो इसे एक बार कि यहाँ पर जो A और B थे वो कैटलिस्ट की सरफेस पर जाकर अधिशोषित हुए हैं, और अधिशोषित होकर के यहाँ पर A और B आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट AB का निर्माण हो रहा है, और कैटलिस्ट जो है वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फंक्शन देखें कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, तो देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मान लो ये A और B थे और ये हमारा कैटलिस्ट C था। ठीक है, तो कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए कि हमारे A और B आसानी से यहाँ जाकर के अधिशोषित हो जाएं और अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमें प्रोडक्ट AB का निर्माण हो जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट कैसा होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, अधिक। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक कब होगा, जब कैटलिस्ट की जो सरफेस है वो खुरदरी होगी या उसके किनारे जो हैं वो कटे फटे होंगे। ठीक है, यानी रफ सरफेस, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं रफ सरफेस जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक पाया जाएगा। और जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिशोषण की घटना ज़्यादा कंप्लीट होगी, यानी इजीली सरफेस प्रोवाइड होगी, और इजीली सरफेस प्रोवाइड होगी तो हमारा ए भी आसानी से अभिक्रिया करके ए बी का निर्माण कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, प्रोडक्ट का निर्माण होगा, तो ये स्थायी प्रोडक्ट जो है इस कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़ करके अलग हो जाएगा, और फिर से हमारा जो कैटलिस्ट है वो वापस से उसी अवस्था में प्राप्त हो जाएगा जिस जैसा पहले था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं उत्प्रेरक पर उपस्थित मुक्त संयोजकताएं ही उत्प्रेरण का कार्य करती हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, और वो होता है जैसे उत्प्रेरक विष का। इसे समझना एक बार, अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अभी जो थ्योरी पढ़ाई है वो किस तरीके से। अब उत्प्रेरक विष, मान लो कि ये एक कटी फटी सरफेस थी तुम्हारी किसी भी ठोस पदार्थ की। अब यहाँ पर यदि मैं, और ये कोई पार्टिकल हैं जो इसके ऊपर रिएक्शन करना चाहते हैं, अब यहाँ पर ये जो कटी फटी सरफेस है, अगर ऐसे कोई पदार्थ इस पर डाल दिए जाए जो इस कटी फटी सरफेस को प्लेन कर दें या इसकी फ्री वैलेंसी या मुक्त संयोजकताओं को भर दें। ठीक है, तो ये कुछ पदार्थ है जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ऐसे पदार्थ जो ऑलरेडी क्या नाम है, कैटलिस्ट की सरफेस को फिल कर दें या उसका जो खुरदरापन है उसे समाप्त कर दें या फ्री वैलेंसी को कम कर दें, तो उसकी वजह से ए और बी जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो आसानी से जाकर के अधिशोषित नहीं हो पाएंगे, और अधिशोषित नहीं हो पाएंगे तो सरफेस प्रोवाइड नहीं होने की वजह से अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यानी कि ऐसे पदार्थ जो यहाँ पर अधिशोषण की घटना को कम कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों को ही उत्प्रेरक विष कहा जाता है। तो मैं डेफिनेशन के रूप में बोलूँ तो वे अणु जो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताओं पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे क्रियाकारक के अणु अधिशोषित नहीं हो पाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। समझ में आ गया क्या किया उत्प्रेरक विष ने, हमारा वर्क क्या है। यानी कुल मिलाकर के ये है, जो इस सरफेस के पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देगा वो उत्प्रेरक विष कहलाएगा। और इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वर्धक, और ऐसे पदार्थ जो कैटलिस्ट की सरफेस पर के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं वो हमारे वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कुछ ऐसा कर दिया या ऐसे कुछ पदार्थ मिला दिए जिनकी वजह से इस सरफेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या इस उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी कि रफ सरफेस बन गई, तो ऐसे पदार्थों को ही वर्धक कहा जाता है। डेफिनेशन बोल सकते हैं हम कि ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक पर आसानी से मतलब अधिशोषित होकर के उनमें फ्री वैलेंसी एक्टिव सेंटर को बढ़ा देते हैं, वर्धक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ आज उत्प्रेरण का टॉपिक। फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। उत्प्रेरक यानी कि जिनका द्रव्यमान और संगठन परिवर्तित हुए बिना अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और अगर इनके टाइप्स देखें तो धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, और समांगी उत्प्रेरण यानी कि जो जिनमें सभी की भौतिक अवस्था जो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की समान पाई जाती है, और विषमांगी उत्प्रेरण जिनमें तीनों की भौतिक अवस्थाएं डिफरेंट पाई जाती है, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। वर्धक जो उत्प्रेरक की सतह को में सक्रिय केंद्रों की संख्या को यानी कि फ्री वैलेंसी एक्टिव सेंटर की संख्या को घटाने का काम करते हैं, और वर्धक जो एक्टिव सेंटर की संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं जिससे अधिशोषण की दर बढ़ जाती है। इन्हें उत्प्रेरक विष और वर्धक कहा
जाता है। तो ये तो कंप्लीट होता है हमारे उत्प्रेरक का काम, लेकिन मेन फंक्शन यही है, याद रखना है कि उत्प्रेरक वर्क किस तरीके से करता है, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। और सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे कम होता है, जितना ज़्यादा उत्प्रेरक पर सक्रिय केंद्र होंगे, एक्टिव सेंटर होंगे, पाथ उतना ही जल्दी क्रिएट होगा और अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट होगी, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान कम पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा एंजाइम। बिल्कुल उत्प्रेरक की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन युक्त वे जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का काम करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, ये एंजाइम हो गए हमारे। लेकिन इनके बारे में, अगर इनकी बारे में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट बात है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से पता चलेगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे कि अल्कोहल वाले पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल वाले पार्ट में काफ़ी सारे एंजाइमों का वो पढ़ा है हमने उदाहरण, कि किस तरीके से शर्करा से, अंगूर की शर्करा से या शुगर कैन से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। उसमें हमने काफ़ी सारे एंजाइमों का नाम पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे कि स्टार्च का माल्टोज शर्करा में अपघटन, स्टार्च का माल्टोज शर्करा में अपघटन। जैसे कि स्टार्च का फॉर्मूला लिखते हैं हम, C6H10O5 का होल N प्लस H2O का अपघटन कराएं और एंजाइम ले लिया डायस्टेज। ये डायस्टेज एंजाइम जो है ये इसे बदल देता है माल्टोज शर्करा में, C12H22O11 माल्टोज में। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, आसानी से अपघटित नहीं होता है। डायस्टेज एंजाइम जब काम में लेंगे तभी जाकर के स्टार्च माल्टोज शर्करा में परिवर्तित होगा। तो यहाँ डायस्टेज किसकी तरह वर्क कर रहा है, एंजाइम की तरह, और एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करें। इसकी नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं हम। जैसे माल्टोज शर्करा, अब माल्टोज को आगे चेंज करते हैं ग्लूकोज में, जैसे कि C12H22O11 और फिर से इसका अपघटन करवाया जाए और उत्प्रेरक ले लिया माल्टेज एंजाइम, और इससे हमें प्राप्त होंगे दो अणु ग्लूकोज के, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यानी हमें पता लग गया कि ग्लूकोज के दो अणु आपस में संयुक्त होकर के माल्टोज का निर्माण करते हैं। और माल्टोज जो है, इसमें दो अणु हैं हमारे ग्लूकोज के, तो अगर इनकी लंबी श्रृंखला आयोजित की जाए तो ये हमें पॉलीसेकेराइड के रूप में स्टार्च फॉर्म होती है। ठीक है, एक बात देखी तुमने कि माल्टोज का अपघटन ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, लेकिन अगर इसी माल्टेज एंजाइम को मैं यहाँ ले लेता और डायस्टेज को यहाँ ले लेता तो ये एक दूसरे के सापेक्ष वर्क नहीं करते, यानी कि डायस्टेज एंजाइम माल्टोज को परिवर्तित नहीं कर सकता और ना माल्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर सकता। तो एक बात हमें कंफर्म हो गई कि माल्टेज एंजाइम केवल और केवल माल्टोज को ही ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, जो कि इनकी विशिष्टता को शो करता है। यानी कि एक बात फिक्स हो गई, एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और एक एंजाइम किसी एक अभिक्रिया के लिए ही होता है जो उसे चेंज करने में हेल्प करता है। फिक्स हो गई, सबसे काम की बात है, एंजाइम विशिष्ट होते हैं, यानी माल्टेज एंजाइम केवल माल्टोज को ही ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, किसी अन्य अभिक्रिया में काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल का नाम बोल रहा हूँ, यूरिएज एंजाइम का। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में परिवर्तित करता है, यानी कि यूरिएज केवल यूरिया पर ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि यूरिएज माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दे, नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्टता लिए होते हैं। इसीलिए हम टॉपिक को, एग्जाम्पल्स को कम करते हुए थोड़े से इसके उदाहरणों को पढ़ लेते हैं, गुणों को पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए विशिष्टता पहला पढ़ लिया हमने। विशिष्टता यानी कि एंजाइम कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और एक एंजाइम एक अभिक्रिया में ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी एक एंजाइम एक अभिक्रिया में ही वर्क करेगा। सॉरी, 2 मिनट रुक जाओ।
ठीक है, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट में देखेंगे।